नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GSGKY अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का जो हमारा कंटेंट है वो देश के बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के चिन्हों को लेकर हमने इस वीडियो को बनाया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम भारत के राष्ट्र ध्वज की बात करते हैं और हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो तिरंगा। ये हमारा प्यारा तिरंगा है जो देश की आन मान और शान है। अब बात करते हैं कि इसको अपनाया कब गया, तो आपका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। इसमें रंग कितने हैं, तो रंग इसमें है 3, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग देश की हरियाली अर्थात अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। इसके मध्य में एक चक्र है और उस चक्र में 24 तीलियां हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। ये हमारा तिरंगे में चक्र है और इसका जो कलर पूछ देता है तो कलर आप बताइएगा नेवी ब्लू, यानी नेवी ब्लू कलर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये चक्र किसका प्रतीक है, तो चक्र गतिशीलता यानी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, विकास तत्पर रहे, प्रगतिशील रहे और ये धर्म चक्र का भी प्रतीक है। ध्वज का अगर अनुपात आपसे पूछ ले तो लंबाई अनुपात चौड़ाई 3:2 है, जबकि अगर आपसे पूछते कि चौड़ाई अनुपात लंबाई बताइए तो आपका अनुपात हो जाएगा 2:3। इसके डिजाइन करता कौन है, तो डिजाइन करता है पिंगली वेंकैया। और आपको बता दें कि 1907 में सर्वप्रथम जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम वीका-जी रुस्तम KR कामा जी के द्वारा, जो कि भारत में क्रांति की माता भी कही जाती हैं, जननी, इन्होंने तिरंगा फहराया था भारत भूमि के बाहर। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये है अशोक की लाट। और आपको बता दें कि जो ये अशोक की लाट है इसके नीचे जो ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये शब्द जो है ये वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि अशोक की लाट, तो इसको कब अपनाया गया, तो आपका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। इसमें लिखा जो है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें सिंह कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 4। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 और एक इसके पीछे है जो स्पष्ट सामने से नहीं दिखता है, तो दिखाई कितने देते हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। यानी लाट में सिंह तो कितने हैं 4, लेकिन दिखते कितने हैं 3, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगर हम इसमें बैल की बात करें, बैल का भी प्रतीक है जो कि एक परिश्रम का प्रतीक है, यानी बैल परिश्रम को प्रदर्शित करता है, जबकि घोड़ा गति का प्रतीक है और हाथी भारत का एक विरासत पशु है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको 2016 में कहा गया कि हाथी भारत का एक विरासत पशु है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रगान, तो आपको बता दें कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन अधिनायक जया है। इसकी जो रचना की है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की है और इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसको गाने में 52 सेकेंड लगते हैं और अगर आपसे पूछे पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 में और भी कलकत्ता में। गाते समय आप क्या करेंगे, सावधान मुद्रा में खड़े होंगे और इस राष्ट्रगान का पूरी तरीके से सम्मान करें और लोगों को बताएं। पहली और अंतिम पंक्ति में जो गाने में टाइम लगता है वो 20 सेकंड का लगता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहली और अंतिम पंक्ति में गाने का समय जो है वो कितने सेकंड लगता है, 20। इसमें कुछ कितने पद हैं, तो इसमें आप बताइएगा 5 पद हैं। अब हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रगीत, यानी भारत का राष्ट्रगीत
तो आप बताइएगा वंदे मातरम। और बता दें कि 1870 के दशक में इसकी रचना हुई है और 1882 में उपन्यास एक है आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया है और उसी से ये लिया गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना मित्रों, आनंद मठ किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पहली बार 1890 में कोलकाता में इसको गाया गया और मूल रूप से ये संस्कृत और बंगाली के मिश्रण का एक उपन्यास है और ये गीत भी है, यानी आनंद मठ उपन्यास है और ये गीत जो है इसमें अगर भाषा देखी जाए तो संस्कृत और बंगाली शब्द का मिश्रण है। और 24 जनवरी 1950 को यानी अपनाया गया। गाने में जो है 65 सेकंड का समय लगता है, लेकिन सभी अगर छंदों में देखें गाने में तो 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है, ये और महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सर्वोच्च सम्मान। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, जो कि आप ये देख पा रहे हैं, और ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है, ये भी पूछ लेता है। शुरुआत अगर इसकी हुई तो 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और प्रथम बार जो है 3 लोगों को मिला था, जिसमें पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरा सीवी रमन को और तीसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। अब हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु। तो बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस इसका जूलॉजिकल नेम है, और बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1953 को, जबकि बाघ दिवस मनाते हैं 19 जुलाई को, और टाइगर प्रदेश कहते हैं एमपी को, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछे तो कैलाश संखोला को। और ये देख सकते हैं ये है भारत की शौर्य ताकत टाइगर। और आपको बता दें 1952 में ये यानी घोषित किया गया कि भारत में टाइगर जो है चीता विलुप्त हो गया है, हालांकि पूरी तरीके से विलुप्त नहीं हुआ, और इसी संकट को ध्यान में रखते हुए ये बाघ परियोजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट देख सकते हैं राष्ट्रीय फूल पूछ रहा है क्या है, तो राष्ट्रीय फूल आपका है कमल, जिसका बोटेनिकल नेम होता है निलंबो न्यूसिफेरा, और ये आप देख सकते हैं भारत की खूबसूरती राष्ट्रीय पुष्प कमल को। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। और अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है पावो क्रिस्टेटस, और इसे 1 फरवरी 1963 को अपनाया गया। और आपको बता दें यानी इनकी संख्या काफ़ी कम है, जैसा कि पहले जितनी थी उतनी नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। और भारत सरकार ने इस पक्षी को बचाने के लिए यानी जो संरक्षण दिया है वो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कोई भी व्यक्ति अगर मोर को मारता है तो उसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस पक्षी को बचाएं और इसके जीवन को बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां और इनका जीवन अस्तित्व बना रहे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय फल आम, यानी मैंजीफोरा इंडिका। तो इसको बोलते हैं फलों का राजा, और ये देख रहे हैं फलों के राजा आम को। राष्ट्रीय खेल पूछे तो हॉकी है, और हॉकी का जादूगर है मेजर ध्यानचंद। अगर आपसे पूछे हॉकी के जादूगर कौन है तो आप बताइएगा मेजर ध्यानचंद। और आपको बता दें मेरठ में इन्हीं के नाम पर एक खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, जो कि पूछी जाती है कि मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आप बताइएगा मेरठ। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी। तो आप देख पा रहे हैं डॉल्फिन काफ़ी खूबसूरत होती है, बुद्धिजीवी प्राणी है, और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, और इसे शू भी कहा जाता है, ये भी पूछ लेता है। और आपको बात बता दें कि ये गंगा नदी में पाई जाती है, और जहाँ पर बीओडी अधिक होती है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होती है, यानी जल प्रदूषण
का ये इंडिकेटर है और ये उस स्थान को छोड़ के उस स्थान पर चली जाती है जहाँ पर स्वच्छ जल होता है, यानी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का इंडिकेटर भी डॉल्फिन है। और आपको बता दें कि ये आंखों से देख नहीं सकती। यूपी का जो राजकीय जलीय प्राणी घोषित किया गया, तो आपका उत्तर होगा डॉल्फिन, यानी राजकीय जलीय प्राणी डॉल्फिन। और ये स्तनधारी जीव है। शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र इसका जो है पटना में है और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है। और आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट बनेगा, यानी डॉल्फिन डे किस तारीख को, 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद, और ये आप देख पा रहे हैं, ये बरगद की लताएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको जो है 1950 में अपनाया गया और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है फाइकस बेगालेंसिस। इसका जो प्रतीक है वो अमरता, पवित्रता और दृढ़ता, काफ़ी यानी मजबूत वृक्ष होता है, काफ़ी जीवन प्रत्याशा होती है इस वृक्ष की, और इसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो भारत की मुद्रा रुपया है और इस रुपया प्रतीक को 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया है और भारतीय रुपये का प्रतीक जो डिजाइन किया है वो उदय कुमार ने किया है। नोट पर 17 भाषाएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी और हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा की। आपको बता दें कि गंगा नदी जो है ना, ये हिमालय की पर्वतमाला जो कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है गंगोत्री, जो कि गोमुख के निकट है, वहाँ से नदी प्रवाहित होती है और ये भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाने वाली नदी है। और इसकी लंबाई जो होती है 2525 किलोमीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये नदी सबसे ज़्यादा 1000 किलोमीटर यूपी में और 86 किलोमीटर झारखंड में बहती है, जबकि यूके, यूपी और बिहार, झारखंड और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, यानी 5 राज्यों में बहती है, 1, 2 और 3, 4, 5। और आपको बता दें कि गंगा नदी में जो जल है उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो उसका कारण है बैक्टीरियोफेज जीवाणु, या जिसको हम बोलते हैं जीवाणु भोजी जीवाणु, काफी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और गंगा नदी में जो डेल्टा पूछे तो आप बताइएगा चापाकार डेल्टा बनता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी के बारे में जॉन सुल्विन ने क्या कहा, ये भी पूछ लेता है जॉन सुल्विन। तो जॉन सुल्विन ने कहा था कि हमारी ब्रिटिश प्रणाली एक स्पंज की तरह काम करती है भारत में, जो गंगा नदी के किनारे समस्त अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है और लंदन में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ लेती है। ये कथन जॉन सुल्विन ने कहा है। और आपको बता दें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक डेल्टा बनता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बात करें तो सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम पड़ा है सुंदरवन। गंगा नदी के किनारे नरौरा में परमाणु संयंत्र लगा हुआ है, जो कि उत्तर भारत का और उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो आपको बता दें शक संवत पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अब ये पूछे कि शुरुआत तो शक संवत यानी 78 ईसा पूर्व, और ये कुषाण राजा था कनिष्क द्वारा इसको अपनाया गया। और
राष्ट्रीय शपथ, जो हमारी राष्ट्रीय शपथ है वो तेलुगु में पीवी सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया है और भारत की राजभाषा हिंदी है, जबकि भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है, जो कि अनुच्छेद 343 के तहत ये भी पूछ लेता है। अगर हम भारत की लिपि की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है, जिसमें हम लिखते हैं, और इस लिपि को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया और इसलिए राष्ट्रीय यानी भाषा दिवस भी 14 सितंबर को मनाते हैं। भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो है महात्मा गांधी और 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संबोधन में कहा था, हे राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद प्रदान करें, यानी हम देश आज़ाद के लिए निकल रहे हैं। आपको बता दें कि 30 जनवरी 1948 को एक एच हेनरी ने रिपोर्ट में कहा था कि राष्ट्रपिता नहीं रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, तो उसी उपलक्ष्य में कहा कि राष्ट्रपिता हमारे बीच नहीं रहे। तो रिपोर्ट अगर आपसे पूछे किनकी थी तो एच हेनरी की थी। अब हम बात करते हैं 20 नंबर पे राष्ट्रीय पर्व की। तो आपको बता दें भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है। दुनिया में इकलौता देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी सभी लोग आराम से अपना जीवन यापन करते हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है, सब आराम से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सबके पर्वों में शामिल होते हैं और यही कारण है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और इसके अलावा आपको बताते हैं भारत में राष्ट्रीय पर्व भी मनाते हैं और धार्मिक पर्व भी मनाते हैं। सभी लोग अपने धर्म के अनुसार धार्मिक पर्व मनाते हैं, लेकिन जब बात आती है 2 अक्टूबर की तो सब लोग मिलकर मनाते हैं और 15 अगस्त को हम और 26 जनवरी को सभी लोग तिरंगा के नीचे एक साथ खड़े होकर भारत का गुणगान करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।